मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का ये रवैया हो गया, एक आदत सी बन गई है कि हर बार वो हर चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, वो इस तरह के अलूल जलूल टारगेट फिक्स करते हैं कि अब की बार 370 पार, 400 पार। ये आंकड़े या टारगेट सेट करते हैं, वो मुझे लगता है कि एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं है। फिर बाद में कोई उनसे पूछता नहीं है, शायद पूछे तो कह देंगे भाई वो चुनावी जुमला था, उसको भूल जाओ। और मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि जितने भी प्रधानमंत्री आए, चाहे वो कम वक्त के लिए आए, ज़्यादा वक्त के लिए आए, किसी भी प्रधानमंत्री की शैली, भाषा इस प्रकार की नहीं थी जो आज मोदी जी की है। यह दिखाता यह है कि वो संयम खो चुके हैं। भाषा के ऊपर एक संयम जो होता है वो उन्होंने खो दिया है। और भाषा के ऊपर संयम आदमी कब खोता है? जब बौखला जाता है। तो मोदी जी बौखलाए हुए क्यों हैं? मोदी जी बौखलाए हुए इसलिए हैं कि उनको खबर मिल गई है इस बात की कि ये चुनाव उनके मन के मुताबिक नहीं जा रहा है और शायद यह चुनाव अंत में उनको अवकाश पर भेजने का काम करेगा। मोदी जी कभी भी अटल जी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वो कभी भी उतने महान नहीं हो सकते हैं जितने महान अटल बिहारी वाजपेयी थे या इवन आडवाणी जी थे। और इसलिए जिस तरह से उन्होंने कब्जा कर लिया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उसमें प्रजातंत्र समाप्त हो गया। ये जो पार्टी है वो एक दो लोगों की पार्टी बन के रह गई है और कोई जो वहाँ पर एक कहने की आज़ादी थी, बोलने की आज़ादी थी, वो खत्म हो गई है। सरकार के भीतर भी खत्म हो गई है, पार्लियामेंट के भीतर खत्म हो गई है। 75 पार फॉर्मूला जो बना था, यस सर, वो किसी भी पार्टी फोरम में उस पर डिस्कशन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी फॉर्मूला बन गया कि जो लोग 75 के हो गए उनको हम कोई पद नहीं देंगे। यस सर, और आप बहुत अगर चाहें तो लोकसभा का टिकट मिल जाए तो अब लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं, जैसे आडवाणी जी बन गए या मुरली मनोहर जोशी बन गए, लेकिन आपको कोई पद नहीं दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव 2024 रूपी लोकतंत्र का महोत्सव अब समापन के करीब है। कुल 543 सीटों के लिए सजे चुनाव रण में अब तक 6 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। कुल 485 सीटों पर वोट पड़े हैं और एक सीट सूरत भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा चुकी है। अब 57 सीटें और हैं जिन पर अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे और 4 जून को यह तय हो जाएगा कि देश का नेतृत्व किस दल के हाथों में होगा। भाजपा गठबंधन वाला एनडीए देश चलाएगा या फिर बदलाव की जो बयार की बात बार बार हो रही है, इस बार बदलाव होगा और इंडिया अलायंस के हाथों में देश की बागडोर होगी। एक पूरा का पूरा, जैसे मैंने कहा कि रण सज चुका था और उस पे जो कुछ दांव पेज चाल होने थी वो हो चुकी हैं और एक अंतिम ही चरण बचा हुआ है। और एनडीए या बीजेपी तो दावा कर रही है 400 पार, भारतीय जनता पार्टी कह रही 370 या उसके पार, जबकि इंडिया अलायंस का दावा है कि इस बार अब मोदी जी, भाजपा, एनडीए सत्ता से बाहर। क्या कुछ होगा 4 जून को सामने आएगा, लेकिन जो कयास हैं, दावे हैं, प्रतिदावे हैं, वो जारी हैं और खुलासा तो वो मतगणना के बाद ही हो पाएगा। लेकिन देश का जो एक मानस है या मोड ऑफ द नेशन है, इन सब के बीच राय और शुमारी के साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि किसी न किसी ऐसे मेहमान जिसका बहुत लंबा अनुभव है, दीर्घ अनुभव है राजनीति के सफर का, उनसे बातचीत की जाए। और आज हमारे साथ एक बहुत बहुत खास मेहमान हमसे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं उन्हें अपने स्क्रीन पे लाता हूं और उनका परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। हमसे जुड़ चुके हैं आदरणीय यशवंत सिन्हा साहब। यशवंत सिन्हा साहब से देश भिज्ञ है।
वे अटल आडवाणी जी के युग के दौर के नेता हैं। बहुत बड़े बड़े पदों पर वे विराजमान रहे हैं, देश के वित्त मंत्री रहे हैं, विदेश मंत्री रहे हैं, और वे ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं। 1960 बैच के अधिकारी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गठन से ही बीजेपी में कंधे से कंधा मिलाकर जो उस दौर से लेकर पहले के जो नेता रहे उनके साथ रहे, और वे 2018 तक तो निरंतर बने रहे। और अब उसके बाद जो कुछ राजनीति में बदलाव हुए, अंततः उन्होंने भी राजनीतिक जो संन्यास था वो ले लिया, और वे जो एक सक्रिय राजनीति उससे दूर है, लेकिन राजनीति रग रग में बसी है, वो राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। यशवंत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारे लिए पूर्व पीएम के लिए समय निकाला, हम बड़े आभारी हैं आपके। और हम शुरुआत इसी से करेंगे, जो अभी दावे चल रहे हैं, जो प्रतिदावे हैं। और अब तो भारतीय जनता पार्टी यह भी कह रही है कि 310 पार तो 5वें चरण के बाद उन्होंने कह दिया था, अब छठे चरण के दौर के बाद की बातें सामने आनी है। क्या कुछ आप जो नब्ज पर हाथ रखते हैं राजनीति की आप जानते हैं, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी आदरणीय यशवंत जी? मुझे हंसी आई। पहली प्रतिक्रिया जो है वो ये थी कि मुझे हंसी आई। अभी अभी मैं देख रहा था, किसी ने व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा है कि अमित शाह ने कहा कि 310 का आंकड़ा हम ऑलरेडी पार कर चुके हैं और 7वें चरण में हम 400 पार करेंगे। अब 7वें चरण में उतनी सीटें हैं ही नहीं कि वो 400 पार करेंगे। तो मुझे लगता है कि पड़ोसी देशों से सीटों को लेकर आंकड़े को ऊपर करना पड़ेगा, और संसद का जो उसकी जो स्ट्रेंथ है 542 की या 44 की, उसको हम लोग 600-700 पर ले जाएं तो ये 370 और 400 का आंकड़ा पार कर लेंगे। मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का ये रवैया हो गया, एक आदत सी बन गई है कि हर बार वो हर चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, वो इस तरह के अलूल जलूल टारगेट फिक्स करते हैं कि अब की बार 370 पार, 400 पार। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। झारखंड का विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया अब की बार 65 पार, और हाउस है 82 का। उसमें उन्होंने कहा अब की बार 65 पार। मिली कितनी सीटें? 25। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। फिर आप लीजिए बंगाल का केस। बंगाल में उन्होंने कहा अब की बार 200 पार। उनको मिली कितनी सीटें? 77। सत्ता में नहीं आए। उसके बाद कर्नाटका का चुनाव लीजिए। अमित शाह का एक इंटरव्यू आया था जिसमें वो कह रहे थे कि जो हाफ वे मार्क है उससे 13 ज़्यादा आएंगे। मतलब एकदम इतने स्पेसिफिक थे, जैसे इस बार हैं कि 13 ज़्यादा आएंगे हाफ वे मार्क से। अब जानते हैं हश्र क्या हुआ कर्नाटका में? हार गए, सत्ता से बाहर हो गए जी। तो ये आंकड़े या टारगेट सेट करते हैं, वो मुझे लगता है कि एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं है। फिर बाद में कोई उनसे पूछता नहीं है, शायद पूछे तो कह देंगे भाई वो चुनावी जुमला था, उसको भूल जाओ। तो ये तो इनका हाल है। इसलिए मैं 400 पार और 370 पार से प्रभावित नहीं हूँ। और मुझे तो लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आज के दिन भी कुछ भी एक जिम्मेदार पार्टी है तो उसको इस तरह के टारगेट फिक्स करने से बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक चीज और हम इसमें करेंगे कि आप बहुत सारे चुनाव आपने लड़वाए, देखे, लेकिन जो 2024 का चुनाव है बहुत अलहदा है। खासकर हम यदि भाषा शैली, आपने एक तो ये कह दिया उल जुलूल टारगेट की आपने बात की, और उसकी हश्र भी हमने देखे, लेकिन अभी और खासकर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो भाषा या शैली की उसमें है, कैसे आप देखते हैं? हम देख रहे हैं कि आप तो शुरू से ही, शायद पहले चुनाव से लेकर और अब तक के सारे चुनाव को आपने बहुत बारीकी से देखा है लोकसभा के। क्या आप इस पे, आपका अपना नजरिया क्या, आपका आकलन, आप क्या कहेंगे? ये सारी जो मर्यादाएं कहीं टूटी हैं, इसका बहुत ब्लेम हो रहा है। आपकी अपनी प्रतिक्रिया यशवंत सर। देखिए, मैंने कहीं किसी और शो में कहा था कि मैं 1962 से
चुनाव में या तो प्रशासन की तरफ से इन्वॉल्व रहा हूं, या एक वोटर के नाते इन्वॉल्व रहा हूं, या चुनाव लड़के इन्वॉल्व रहा हूं। सर कई प्रधानमंत्री इसी बीच में आए, और मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं सर कि जितने भी प्रधानमंत्री आए, चाहे वो कम वक्त के लिए आए, ज्यादा वक्त के लिए आए, किसी भी प्रधानमंत्री की शैली, भाषा इस प्रकार की नहीं थी जो आज मोदी जी की है। और मोदी जी की भाषा भी शायद चुनाव के पहले इस प्रकार की नहीं थी जिस प्रकार की भाषा वो आज चुनाव में बोल रहे हैं। ये क्या दिखाता है? यह दिखाता यह है कि वो संयम खो चुके हैं। भाषा के ऊपर एक संयम जो होता है वो उन्होंने खो दिया है। और भाषा के ऊपर संयम आदमी कब खोता है? जब बौखला जाता है। तो मोदी जी बौखलाए हुए क्यों हैं? मोदी जी बौखलाए हुए इसलिए हैं कि उनको खबर मिल गई है इस बात की कि ये चुनाव उनके मन के मुताबिक नहीं जा रहा है, और शायद यह चुनाव अंत में उनको अवकाश पर भेजने का काम करेगा। तो इसलिए वो बौखला गए हैं, और बौखलाहट में वो किसी भी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत एक महान देश है, और देश का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में जो नंबर 1 व्यक्ति है शासन का, वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा, ये समझ के परे है। ये बिल्कुल समझ के परे है। और वो क्यों, जितनी वो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, उनके चाटुकार उनको रोज शाम को क्या बताते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जनता इससे बहुत निराश हो रही है। और हर फेज का चुनाव इसलिए मोदी जी के ज्यादा से ज्यादा खिलाफ जा रहा है, केवल इस वास्ते कि उनकी भाषा जो है उसकी सारी मर्यादा खत्म हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने भाषा और मर्यादा, हमने देखा कि पाकिस्तान, मुस्लिम, भैंस खोल ली जाएगी, अनाज और घर की दीवारों का एक्सरे किया जाएगा, जो आपने कहा कहाँ कहाँ क्या क्या चीजों, और फिर चूड़ियां, मंगलसूत्र से मुजरा मुजरा भी आ गया सर, मुजरा भी आ गया, मुजरे तक की भी। कैसी ये भाषा हुई? आप क्या वो आप कहते हैं तो मतलब आप तो बहुत निकट लोगों में रहे, आपने उनको कहीं राजनीति में जब वो मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, और मुझे ध्यान है कि जब बातें आई थी कि उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा था, उसमें आप भी शामिल थे। आपने भी कहीं उन्हें कहा था, आपने कहीं उनको प्रोजेक्ट किया था कि नहीं, इनको प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए, ऐसा मुझे ध्यान आता है, मैंने बयान जो पढ़े हैं। तो क्या आपकी मानसिक स्थिति ही खराब है क्या? आप इस पे कैसे? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं जी इस दोष को स्वीकार करता हूं कि सर। मोदी जी को उस समय 2014 में प्रोजेक्ट करने वालों में मैं भी था। और सर मैं जोर देकर इस बात को कहता था कि अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो मोदी जी को आगे करके चुनाव हम लोगों को लड़ना चाहिए। और उसके पीछे कारण थे, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सर उसके पीछे कारण थे। लेकिन हमने कभी कल्पना में भी इस बात को नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी इतने बदल जाएंगे। और ये जो उनके अंदर बदलाव आया है, एक तो एक घमंड आ गया है। अब घमंड की पराकाष्ठा तो उस समय हो गई जब उन्होंने कहा जोर देकर कि वो आदमी नहीं है, वो भगवान है। ये मैं कैसे वो कह भी पूछने वाला था कि उन्होंने उन्होंने कहा मैं परमात्मा द्वारा, मैं जो है, मैं बायोलॉजिकल, मुझे ऊर्जा नहीं मिलती, परमात्मा ने मुझे भेजा है, बार बार ये कहना है। अभी तक तो उनके चाटुकार लोग ही कहते थे कि वो विष्णु का अवतार और क्या क्या कहा जाता था, अब उनके द्वारा, खुद के द्वारा कहा गया। तो प्लीज आप कंटिन्यू करिएगा, मुझे ध्यान था, ये सवाल मैं करता आपसे। जी ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि जी कहीं मैंने कोई एक जोक उनके बारे में निकला था सर। जिसमें उन्होंने कहा कि पहले चुनाव में वो आपके सेवक बनकर आए, जी दूसरे चुनाव में उन्होंने कहा कि मैं आपका चौकीदार बनूंगा, सर। तीसरे चुनाव में वो भगवान ही बन गए। अब सर भगवान का स्वरूप जब आ गया तो आदमी क्या करे? मतलब अब ये हो गया ना देश की जनता के सामने, वोटर्स के सामने, कि वो भगवान को वोट दें या किसी मनुष्य को वोट दें। सर। अब वो कैसे कहेंगे कि भगवान को हम वोट नहीं देंगे? लेकिन इस बार सर जनता भी सर। बहुत
बहुत सावधान है, और अच्छा। जनता ने तय कर दिया है कि भगवान भी अगर मोदी जी के रूप में आ जाएं तो उनको वोट नहीं मिलने वाला है, और नहीं मिल रहा है। और यही कारण है कि वो इतने बौखलाए हुए हैं। सर सर एक चीज और भी है सर कि हमने ये पाया है कि जब सत्ता में रहते हैं आप और सतत सत्ता में हैं, 10 साल आपको हो गए, आपका एक रिपोर्ट कार्ड होता है। आज रिपोर्ट कार्ड पे कहीं बात ही नहीं है, कोई आपको अपना कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं, वहीं वहीं, क्योंकि ऐसा आप क्या पाते हैं इसमें कि क्या हालात सचमुच क्या है, ना रोजगार का जिक्र है, महंगाई जिसे लेकर बार बार कहा जाता है। उस कैबिनेट में आप भी हुआ करते थे जब कहा जाता था कि, या पहले जब 2014 वाला जो दौर था कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में कहां महंगाई पहुंच गई है, क्या आर्थिक हालात हैं, बहुत सारी आरोप लगाए जाते थे, सब कुछ था, बिल्कुल ठीक था। लेकिन यहां आने के बाद 10 साल में आज क्या स्थिति आप पाते हैं, क्योंकि आप देश के वित्त मंत्री भी रहे हैं, तो जो चाहे रोजगार का स्तर हो, महंगाई का स्तर हो, हर क्षेत्र में कहां कुछ आप स्थितियां पा रहे हैं, देख रहे हैं जो सच्चाई वास्तविक, क्योंकि आपके मुख से जाने में बहुत एक अलग जाएगा कि एक आपने उसको पूरे देश को देखा है, चलाया है। क्या आपकी प्रतिक्रिया उसमें? नहीं, देखिए, मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूँ कि अर्थशास्त्र में ग्रोथ एक मुद्दा होता है, अच्छा। और उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी जो है वो दूसरा मुद्दा होता है। अच्छा। कई बार ऐसा हुआ है हमारे देश में भी अच्छा। कि वो ग्रोथ हुआ है विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अच्छा। तो ग्रोथ को एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय करने होते हैं। जब यस सर। हम लोग सत्ता में थे और मैं अटल जी का वित्त मंत्री था, अच्छा। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे काम शुरू किए, अच्छा। जिसमें नेशनल हाईवेज, ग्रामीण सड़क, जी। टेलीकॉम, सर। हाउसिंग, इस तरह के बहुत सारे काम किए। क्यों किए? क्योंकि एक तरफ तो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी, कमी है। तो एक वो फेल्ट नीड है जो इकोनॉमी का, उसको हम पूरा करते हैं। और जब सर। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आता है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आता है, तो जो एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है इकोनॉमी में, सर। कि वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते कम होता है। तो इसलिए आपको एक्सपोर्ट वगैरह करने में, ग्लोबली compete करने में आपको ज़्यादा सहूलियत होती है। तो एक तरफ तो ये है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोगों ने जोर दिया, तो नेशनल हाईवेज बनाए, ग्रामीण सड़कें बनाए, हाउसिंग में खूब तरक्की की, और जैसा हमने कहा टेलीकॉम में सुधार हुआ। बहुत सारे क्षेत्र थे जिसमें हम लोगों ने सुधार किया। और जब सुधार किया तो उसका असर ये भी पड़ा कि उसके चलते एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हम लोगों ने कोई मनरेगा जैसी योजना नहीं चलाई, सर। क्योंकि उसकी जरूरत महसूस नहीं की। और हमें याद है कि उस समय विश्व बैंक का एक रिपोर्ट आया था, सर। क्योंकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष पैदा करेंगे। सर। तो विश्व बैंक का रिपोर्ट आया जिसमें उन्होंने कंफर्म किया कि ग्रोथ के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी ये 2 करोड़ रोजगार भी पैदा करने में सफल रही। अब ये 2 करोड़ का वादा करके मोदी जी भी आए, लेकिन ये ग्रोथ जो है ये बिल्कुल इस तरह का ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट लेस ग्रोथ है। और इसलिए इसमें आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी एक बड़ी भारी समस्या बनी हुई है, मुद्रास्फीति एक बड़ी बड़ी भारी समस्या बनी हुई है, क्योंकि उसमें सप्लाई साइड में जितने कदम उठाने चाहिए उतने कदम इन्होंने नहीं उठाए। तो इसकी वजह से ये दिक्कत पैदा हो गई। तो जब तक एक समग्र आर्थिक पॉलिसी नहीं बनेगी, आप टुकड़े टुकड़े में अगर आर्थिक विकास की पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। सर इसमें एक चीज़ और भी छोटा-सा इसमें हम चाहेंगे कि जो अब आप बात तो करते हैं कि हमने बहुत हमारा स्तर सुधरा है, लेकिन 80 करोड़ लोगों को आज भी 5 किलो अनाज
दोनों कंट्राडिक्टरी लगता है। इस पे छोटी सी टिप्पणी, क्योंकि हम इस पे विस्तृत चर्चा जरूर आपका जब आपके पास उपलब्ध होगा समय, तो चाहे वो इकोनॉमी हो और इन सब पे चर्चा जरूर मैं आपसे एक बार समय लेकर करूंगा। अभी चुनाव तक ही सीमित रहूंगा, इस पे छोटी सी टिप्पणी हो जाए, फिर मैं और मेरे जो सवाल है मैं उसको इसी से जुड़ा चुनाव से संबंधित मैं संजीव आपसे जी, संजीव जी, सर सर इन्होंने कहा कि हमने पॉवर्टी, बिल्कुल पॉवर्टी लेवल के नीचे जो लोग थे उनको हम पॉवर्टी लेवल से ऊपर ले गए। यस सर। बीपीएल परिवारों को हमने पॉवर्टी लाइन से ऊपर कर दिया सर और वो दावा किया कि अब मैंने हमने 25 करोड़ लोगों को बीपीएल के ऊपर किया। यस सर। और कहीं ना कहीं ये फिगर आया कि अब केवल 5 करोड़ लोग बचे हैं जो कि बीपीएल के शायद नीचे होंगे, और फिर हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं 5 किलो के हिसाब से। 5 का अगर परिवार है तो 25 किलो अनाज उस परिवार में मुफ्त में जा रहा है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये मोदी जी को समझ नहीं आता है कि ये इतना साफ कॉन्ट्रडिक्शन है। यस सर। तो मैंने इसीलिए इस सरकार के जो आंकड़े हैं उनके ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया कि कोई भी मन जो आता है वो आंकड़े पेश कर देते हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर चले गए, 80 करोड़ 82 करोड़ लोगों को आप मुफ्त का भोजन खिला रहे हैं। तो क्या मतलब है कि 80 करोड़ 82 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। नहीं तो जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं उनको आप मुफ्त का भोजन क्यों दे रहे हैं? आप खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि इस मुल्क में 140 करोड़ में 80 करोड़ लोग, 82 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, और आंकड़े उसके विपरीत पेश करते हैं आप। तो ये तो इतनी रिडिकुलस बात हो गई है ना। और माफ कीजिएगा, हमको एक जमाना था जब इस मुल्क में इन सब बातों पर चर्चा होती थी। सर सर अब नहीं होती है चर्चा। बिल्कुल। अब इन्होंने जो चर्चा जहां होती है उस मीडिया को इन्होंने गोदी में रख लिया है। गोदी मीडिया का टर्म हमने इसके पहले नहीं सुना था। ये पिछले 10 वर्षों में ही सुना कि मीडिया जो है वो गोदी मीडिया हो गई। और इसलिए गोदी और मोदी दोनों मीडिया, गोदी और मोदी दोनों। तो ये जो है ये कॉन्ट्रडिक्शंस हो रही हैं, चर्चा नहीं होती है, गोदी मीडिया इसको रेज भी नहीं करता है, और ये समझते हैं कि हमने लोगों को बेवकूफ़ बना लिया। लोग इतने आसानी से भारत देश के लोग बेवकूफ़ नहीं बनते हैं। और मैंने हर बार कहा है, जोर देकर कहा है कि मैं भारत की जनता में विश्वास रखता हूँ, जनता के जजमेंट में विश्वास रखता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार के चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसमें भी हम दाद देंगे भारत की जनता के की समझदारी का। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक आप आरएसएस को भी आपने बहुत करीब से देखा, आपने चाहे ब्यूरोक्रेट रहे तब भी आप सब चीजें आप देखते सुनते रहे, और जब से भारतीय जनता पार्टी में है तो उस दौर को तो आपने बहुत बहुत करीब से देखा। अभी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो एक बयान आया वो आरएसएस से जुड़ा बयान था कि कहीं उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती थी कि हमें आरएसएस का साथ नहीं चाहिए। ये सर इसे कैसे देखते हैं, या ये कोई जो इनकी रणनीतिक कोई गेम है, या कुछ और क्या पाते हैं कि वास्तव में संघ भी दुखी है इस पूरा जो चल रहा है देश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, खासकर अब तो मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी कह जाती है, बीजेपी कहते ही नहीं, गारंटी भी मोदी की गारंटी, वो कभी बीजेपी की गारंटी नहीं करें। तो मुझे पहले आरएसएस पे कहिएगा, फिर मैं और इससे जुड़ा एक सवाल करूंगा सर। नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आरएसएस की एक भूमिका रही है इस देश में, और खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलापों को लेकर आरएसएस की भूमिका रही है। मैं नज़दीक से इस बात को जानता हूँ। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और ये माना गया कि मैं अर्थशास्त्र के बारे में कुछ जानता हूँ, तो अक्सर संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो चर्चाएं होती थी उसमें मुझे भी बुलाया जाता था, और हम लोग बातचीत करते थे, खुलेआम बातचीत होती थी। और अगर कोई डिफरेंस होता था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो ये होता था कि भाई ठीक है, आपका ये विचार है, हमारा ये विचार है। और जब सरकार में आए, अटल जी की सरकार बनी 98 में, मैं वित्त मंत्री बना, तो उस समय भी संघ के साथ संपर्क था, और संघ के विचारों को मैं सुनता था, कोशिश करता था कि जहाँ तक मैं अकोमोडेट कर सकूँ उनको पॉलिसी में, उसमें मैं करूँ। तो संघ का और बीजेपी का, चाहे बीजेपी सरकार में हो या सरकार के बाहर हो,
एक रिलेशनशिप था। सर वो रिलेशनशिप आज के दिन खत्म हो गया है, क्योंकि शायद अटल जी ने सर्व संघचालक जो थे उनसे कभी अपने को बड़ा समझा या नहीं समझा मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मोदी जी तो निश्चित रूप से अपने को उनसे बड़ा समझते हैं, तो उनकी भी बात क्यों सुने। तो यस इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने महसूस किया इस चुनाव में कि सर। संघ ने अपने को दूर रखा हुआ है चुनाव से, और कहीं संघ की भूमिका चुनाव में नजर नहीं आई हमको। बड़ी बात है, बड़ी बात है सर। सर एक चीज और भी देखिए, आप तो अटल अडवाणी जी की बीजेपी दौर वाले आप नेता हैं, और आपने मोदी शाह का युग भी देखा है। बार बार तुलना होती है, तो हम इसमें ये चाहेंगे, मतलब वे तो बिल्कुल हो, जो चाल चरित्र चेहरा वो तो सब कुछ बदल चुका है, सबको सारी चीजें मालूम है, लेकिन बड़ा डिफरेंस क्या, आप एक दो तीन यदि आपके कोई उदाहरण ऐसे आपको लगते हो जो बहुत भारी नुकसान पहुंचा आज नहीं तो आने वाले दौर में, कि देखिए आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जो गढ़ा है, हमें ध्यान है दो से नवासी, और नवासी से वो यात्रा हुई, और एक वोट पे वो अटल जी ने सरकार को छोड़ दिया था कि मैं चिमटे से भी नहीं छूंगा एक वोट को, लेकिन आज तो चारों तरफ केसरिया लहराने के लिए जो कुछ हो रहा है, तो ये कैसे, इसको क्या नुकसान आप पाते हैं अगर हम तुलनात्मक देखें अटल अडवाणी जी की भाजपा और मोदी शाह की बीजेपी, दो तीन तो उदाहरण यदि आप दें। आपने कहा दो तीन बातें, तो मैं दो जी तीन बातें बताता हूँ आपको। सर। नंबर एक, अटल आडवाणी का जो भाजपा थी, सर। वो एक प्रजातांत्रिक तरीके से चलने वाली भाजपा थी। सर बड़ी बात अटल आडवाणी जी अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, जी और उस समय नियम ये था कि राष्ट्रीय कार्य समिति के जो भी सदस्य हैं शहर में, वो सर। रोज सुबह 11 बजे आडवाणी जी के कक्ष में मिलेंगे। तो जो लोग होते थे शहर में वो आते थे, आडवाणी जी भी आते थे, उनके कमरे में बैठक होती थी दिन भर, और जो चर्चा में बातें हैं वो आती थी। और उसके बाद जो प्रवक्ता थे, जैसे मैं प्रवक्ता था, तो बताया जाता था कि भैया ये मुद्दे आज इम्पोर्टेंट हैं, इस पर आप आज बोलिएगा। तो मैं जाकर सर। बोलता था उन मुद्दों पर। जी। वो एक प्रजातांत्रिक ढंग से पार्टी फंक्शन कर रही थी। यस सर। सरकार जब अटल जी की बनी 98 वाली सरकार, यस सर। तो यस सर। वो भी बिल्कुल प्रजातांत्रिक ढंग से चलती थी। मैं सर। तो वित्त मंत्री था, मेरी जो जिम्मेदारी थी वो बहुत सारे जो प्रस्ताव दूसरे मंत्रालयों के आते थे उसका विरोध करना मेरी जिम्मेदारी थी, जी जी और मैं जी। विरोध करता था वित्त मंत्री सर। के हैसियत से। लेकिन सर। अटल जी ने एक बार भी हमसे नहीं कहा कि आप क्यों विरोध करते हो, आप मत विरोध करो। तो मुझे अपना काम करने में कहीं दिक्कत नहीं हुई, और कैबिनेट की मीटिंग में भी प्रजातंत्र प्रिवेल करता था। वहां पर एक आदमी का शासन नहीं था, प्रधानमंत्री जी का आदर सब लोग करते थे, लेकिन सब लोग स्वतंत्र थे अपनी राय रखने का कैबिनेट मीटिंग्स में भी। तो ये दूसरा था प्रजातांत्रिक। तीसरा, जैसे आपने कहा कि अटल जी बहुत बड़े नेता थे, लेकिन कभी भी ये नहीं हुआ कि अटल की गारंटी, अटल की सरकार, अटल का ये, अटल का वो, जैसे आज हो गया है। यस सर। मोदी यस। जी मोदी जी कभी भी अटल जी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वो कभी भी उतने महान नहीं हो सकते हैं जितने महान अटल बिहारी वाजपेयी थे या इवन आडवाणी जी थे। और इसलिए जिस तरह से उन्होंने कब्जा कर लिया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उसमें प्रजातंत्र समाप्त हो गया। ये जो पार्टी है वो एक दो लोगों की पार्टी बन के रह गई है, और कोई जो वहां पर एक कहने की आज़ादी थी, बोलने की आज़ादी थी, वो खत्म हो गई है। सरकार के भीतर भी खत्म हो गई है, सर। सर। पार्लियामेंट के भीतर खत्म हो गई है। पार्लियामेंट के मेंबर्स बीजेपी के हमको मिला करते थे, वो कहते थे कि साहब क्या मजाल है कि आप लोगों के टाइम में जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग्स में चर्चा होती थी, वो चर्चा थोड़ी होती है आज के दिन। हम यस लोग सर। यस। जाते हैं, उधर से अमित शाह और मोदी जी बोलते हैं, नड्डा जी बोलते हैं, हम लोग सुनते हैं, वापिस आ जाते हैं। कोई सवाल ही नहीं है किसी प्रश्न को उठाने का। और मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूँ कि पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग जो हर ट्यूसडे को होती है, उसमें कई बार मैंने मुद्दे उठाए और उस पर सर। तुरंत एक्शन हुआ, सर। तुरंत एक्शन हुआ। तो ऐसा नहीं था कि आप बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे हैं, नहीं।
हम लोग सब एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अपने को मजबूत मानते थे और ये था कि हमारी बात सुनी जाएगी पार्टी के भीतर, जो सर अब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक देश बड़ा उत्सुक रहता है, आप चूंकि आप तो बहुत अंदर रहे हैं, जो इनका युग आने के बाद, मोदी शाह का युग आने के बाद, एक 75 पार वाली जो बात थी, 75 के बाद मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए जाने की बात, क्योंकि अब फिर से वो मसला मामला कहीं उठ रहा है, विरोधी दल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब 75 के होने जा रहे हैं मोदी जी, तो जैसा पहले के लोगों को, तो तत्काल उस पर कंट्रोडक्शन आया अमित शाह जी की ओर से, ना केवल वो 75 अभी 2029 तक, बल्कि 2029 के बाद भी वो प्रधानमंत्री ना, ये राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है, और 75 को लेकर वो अमित शाह जी की ओर से भी आया। तो ये क्या कुछ रहा है, कोई 75 पार वाला कोई फार्मूला बना था, कुछ हुआ था? इस पे थोड़ा सा अगर दिलचस्प सी एक बात है, इस पे कुछ आप बता सके तो प्लीज बताइए दर्शकों को। देखिए, 75 पार फॉर्मूला जो बना था, यस सर। वो किसी भी पार्टी फोरम में उस पर डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी फॉर्मूला बन गया कि जो लोग 75 के हो गए उनको हम कोई पद नहीं देंगे, यस सर। और आप बहुत अगर चाहें तो लोकसभा का टिकट मिल जाए तो अब लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं, जैसे आडवाणी जी बन गए या मुरली मनोहर जोशी बन गए, सर लेकिन आपको कोई पद नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप 75 के पार हैं, और आपको कुछ लोगों को मार्गदर्शक मंडल में। ये फार्मूला सर कुछ धरातल पे कैसे था, इसका थोड़ा सा और तफसील से बताइएगा, बड़ा देखिए, ये दिलचस्प जी। मैंने जैसे आपसे कहा कि ये फॉर्मूला कहीं किसी पार्टी फोरम में डिस्कस नहीं हुआ, ओके। लेकिन हवा में बात उड़ी कि यस सर। मोदी जी जो हैं वो 75 पार के लोगों को तरजीह नहीं देने वाले हैं। और सर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो जी जी। 2014 का चुनाव मैंने इसलिए लड़ने से इनकार कर दिया कि मैं 75 की उम्र पहुंच चुका था, और ओके। हाँ, और जब ये मीटिंग हो रही थी चुनाव समिति की, राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, यस सर। तो वो इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वहां से उन्होंने हमको फोन किया और उन्होंने ये कहा कि यशवंत जी आप एक बार चुनाव और लड़ लीजिए 2014 का, सब लोग चाहते हैं कि एक बार आप और लड़ लीजिए। और मैंने उनको फॉर्मली मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा 2014 का। तो इस तरह चुनावी राजनीति से मैंने अपने को किनारे कर लिया। क्यों? क्योंकि इन लोग की जो फिलॉसफी थी वो ये थी कि सर आप 75 के हो गए तो आप ब्रेन डेड हो गए, आप सर। ब्रेन डेड हो गए, 75 का मतलब आप ब्रेन डेड, ओह किनारे हो जाइए, हाँ, घर सर। में बैठ बैठ जाइए, और मुंह से लार टपक रहा है तो टपकने दीजिए। आप, आपके अंदर कोई भी शक्ति नहीं बची, न फिजिकल न मेंटल। और ओह मैं अगर आज 88 साल का हूं और मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो इसी बात को प्रूफ करने के लिए कि 75 साल में आदमी ब्रेन डेड नहीं होता है, सर। 88 साल में भी आदमी ब्रेन डेड नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल वह बिल्कुल। इन लोगों ने सोच लिया। यस सर, लेकिन खुद पे शायद लागू नहीं होगा ऐसा लगता है, जो निकल कर आया, जो बात थी नहीं कि लागू, दूसरों के लिए कुछ और अपने लिए कुछ फार्मूले बिल्कुल इस तरीके के बिल्कुल, होते। यही तो इनका तरीका रहा है ना, कि सर दूसरों के लिए कोई नियम बना दो जो अपने ऊपर कभी लागू ही नहीं होगा। सर सर। नहीं तो अगर मोदी जी में जरा भी आ, सलीका है तो उनको कहना चाहिए मैं 75 की उम्र में पहुंचूंगा तो मैं भी रिटायर हो जाऊंगा जैसे बाकी सर लोग, या मैं लोकसभा का मेंबर बन के रहूंगा, मैं कोई पद नहीं लूंगा। वैसे पद तो ऐसे भी छूट ही रहा है इस चुनाव के बाद। जी जी बिल्कुल। सर एक और बड़ा सवाल है कि ये लोग बार बार बात करते रहे कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन सर आज कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई है। इसे कैसे देखते, कितना नुकसान? चूंकि आप पहले रहे हैं, भले ही आज आप तटस्थ हैं, नहीं है उस दल में, लेकिन ये चूंकि आपने उसको बड़े अपने खून पसीने से सींचने वालों में आप भी एक माली रहे उस पूरी बगिया को, जो आज दरख्त एक सुंदर सा बना हुआ है। तो इसको लेकर क्या महसूस करते हैं? कहीं ना कहीं दर्द तो होता होगा कि, और देखिए सबसे खास है कि आपने जिनको गालियां देते हैं खुलेआम मंचों से, मोदी जी ने कहा 80,000 करोड़ का भ्रष्ट, वो आपके साथ, मतलब ये भी एक अजीब सी विडंबना है कि आपका ना खाऊंगा ना खाऊंगा, फॉर्मूले क्या है? इस पे भी थोड़ी सी टिप्पणी आपकी यशवंत सर, देखो, मैं दो तीन चार आप सवाल में खत्म कर दूंगा, आपका समय बड़ा कीमती है, मैं क्षमा चाहते हुए। आपने अभी कुछ देर पहले कहा था जी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पार्लियामेंट में एक वोट से हार गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। एक वोट से हारी थी ना। आ रही थी सर, यस और सर, यस सर। उसके बाद अटल जी ने फेमसली कहा था
कि मंडी सजी हुई थी, यस मंडी सर, में माल भी था, यस माल सर, बिकाऊ भी था, लेकिन हमने खरीदना उचित नहीं समझा। वो बिल्कुल। अटल जी ने जो मॉरल स्टैंडर्ड, एक नैतिकता के स्तर का परिचय दिया, वो आज भारतीय जनता पार्टी में कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी से आज मोरालिटी और नैतिकता के दृष्टिकोण से जितने नीचे के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी आज के दिन फंक्शन कर रही है, सर, उसको देखकर मेरे जैसे व्यक्ति को, जो पार्टी छोड़ चुका है, शर्म आती है। और जो फेमस वो है कि भारतीय जनता पार्टी का वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग मशीन, यस कि सर, जो आया वो धुल गया, साफ हो गया, पवित्र हो गया, और एक से एक लोग जिसके ऊपर आप ही ने चार्ज लगाए थे, वो आपकी पार्टी में आ गए और आपने उनको ऊंचे पदों पर बैठा दिया। ऊंचे पदों पर बैठा, ना केवल पार्टी के अंदर लिया, बल्कि ऊंचे पदों पर आपने बैठाया उनको, और दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं कि वो भ्रष्ट हैं। आपको ये कहने का अधिकार बनता है क्या? और ये लोग समझते हैं कि देश की जनता को जब तक हम चाहें बेवकूफ बना सकते हैं। नहीं, यू कांट फूल द पीपल ऑल द टाइम। ऑल द पीपल ऑल द टाइम जो कहावत है ना, यस वो सर, यस चलता सर, है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर आप तो बहुत बारीक निगाह नज़र रखते हैं। हम अगर बात करें, देखिए साउथ में हमें पता है कि क्या स्थितियाँ रही हैं, वो आपके जो कर्नाटक या तेलंगाना थोड़ा-सा था या छुट-पुट था, उसके अतिरिक्त अब वहाँ स्थितियाँ बहुत विकट सी लगती हैं। आप सारी चीज़ें बहुल बता रहे हैं। साथ-साथ जो अब हिंदी पट्टी में भी हम देखते हैं तो अब यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जहाँ 255 सीटें हैं सर, और तुलनात्मक यदि 19 से हम तुलना करें तो बहुत स्थितियां बदतर वहां भी हैं। तो क्या भविष्य आपको दिखलाई पड़ा इन राज्यों में, जो मैंने कहा, चाहे वो यूपी हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, इन पे थोड़ी सी अगर आपकी टिप्पणी मिले। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि सर, हम बांग्लादेश जाकर चुनाव लड़के वहां से कुछ सीटें लाएंगे, जी जी, पाकिस्तान में जाकर चुनाव लड़कर वहां से कुछ सीटें लाएंगे, अफगानिस्तान में चुनाव लड़ेंगे, जो बिम्स्टेक के दूसरे मुल्क है, थाईलैंड, श्रीलंका वगैरह, वहां से चुनाव लड़कर सीटें लाएंगे, और किसी तरह भी 370 और 400 का आंकड़ा पार करेंगे। मतलब हम ये कह रहे हैं कि द होल थिंग इज कंप्लीटली रिडिकुलस। ये सर, पूरी तरह से हास्यास्पद है। सर, अब तो एक चरण बचा है, यस और सर, वहां ना कोई अरिथमेटिक दिखा रहा था कि आप 310 पर पहुंच गए और कहते हैं 370 पर जाएंगे। उतनी सीटों में तो चुनाव ही नहीं हो रहा है। जी 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 सेवंथ फेज में जी उतनी जी, सीटों पर चुनाव नहीं हो रहा है, और आप कह रहे हैं 400 पार। और आप सर सर, समझते हैं कि देश की जनता इतनी बेवकूफ है कि आप कुछ भी बोलेंगे तो वो लोग उसको स्वीकार कर लेंगे। ऐसा एक चीज और आई है हम इसमें, जैसे प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि हम तो सूपड़ा साफ कर रहे हैं विपक्ष का, विपक्ष बहुत से राज्यों में खाता भी नहीं खोल पाएगा और 4 जून के बाद वो ईवीएम का रोना रोएगा। ये जो प्रधानमंत्री जी का मंचों से कहना कि ईवीएम का रोना रोया जाएगा, इस पर आपकी क्या नहीं, टिप्पणी वो तो होगी? क्योंकि भविष्य, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं ना। यस सर, यस सर, वो तो भगवान ही हैं, जब तो भविष्यवाणी तो कर ही सकते हैं। यस सर, यस सर, स्वयं भगवान ही अवतरित हो गए भारत देश में एक बार फिर अवतार लेकर। जी जी, तो कुछ भी कह सकते हैं। सबको उनको पता है कि वो 40 सीट के नीचे कांग्रेस पार्टी को आएगा, और उसके बाद वो ये रोना रोएंगे। ये आज के दिन उनको पता है, यस और सर, इसलिए वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, करने दीजिए। वो 4 जून, 3 जून तक वो मगालते में रहेंगे। 4 जून को उनकी आंख खुलेगी, दूध का दूध और पानी का पानी देश की जनता कर देगी, और तब उसके बाद देखिए उनका क्या एक्सप्लेनेशन आता है। जी जी। नहीं सर, मैंने ये सवाल इसलिए भी किया था कि ये जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी शंकाएं कुशंकाएं, चाहे ईवीएम हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल, तो अभी हम मतलब बहुत इससे बदतर, जैसा प्रधानमंत्री जी की भाषा शैली भाषण, मुझे लगता है शायद आपने पूरे चुनाव को बहुत नजदीक से देखा है, आप उसके हिस्सा रहे हैं, आप एज ए जो ब्यूरोक्रेट के नाते आपने उसको किया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल तो इस बार मतलब लगता है कि सारे हदें पार कर चुका है, कुछ नहीं कर पा रहा। तो इसमें जो बेईमानी की कहीं शंका कुशंका पैदा की जाती है, और ये जो कहना कि ईवीएम का रोना रोई, इनमें कहीं कुछ तारतम्य देखते हैं कि ऐसी भी कोई संभावनाएं हो सकती हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, इलेक्शन ऐसे कोई मैं मैनिपुलेट किया जा सकता है? इस पे आपकी टिप्पणी। ईवीएम देखिए, मैं जब चुनाव लड़ता था ना, यस सर,
तो ईवीएम बंद होता था, सील किया सर जाता था, सर और उसके बाद एक फॉर्म 17C होता है, और मैं अपने बूथ एजेंट को बोलता था कि भाई आप फॉर्म 17C जरूर कलेक्ट करो और शाम तक हमारे यहाँ पहुंचाओ, और मेरे यहाँ 90% फॉर्म सी आ जाते थे चुनाव के समाप्त होने के बाद उसी दिन शाम को। तो हमारे हाथ में जब फॉर्म 17C आ गया, तो अब उन आंकड़ों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। इस बार आंकड़ों में परिवर्तन हुआ है, जी। कई करोड़ लोग ज्यादा संख्या में बढ़ एक गए। 1 करोड़ 7 लाख तो सर 5वें चरण तक बढ़ चुके थे, जो तुलनात्मक हम लोग ये पाते थे। हम लोगों ने खूब ब्रीफिंग्स अटेंड की हैं, मतलब अगले दिन सुबह या अगले दिन शाम तक फाइनल डेटा आता था। 11 दिन बाद अभी डेटा आया है, 4 दिन बाद डेटा आया है, और उसमें बहुत फर्क आ रहा है। तो इन नहीं, सब के ये तो हो ही मद्देनजर नहीं सकता है ना, ये जी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसी दिन शाम को फॉर्म 17C में सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है। फिर वो फॉर्म 17C जो है वो कलेक्टर साहब के पास आता है, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं जिले के, और फिर उसके बाद वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्टेट को भेजते हैं, वहां से वो आता है चुनाव आयोग के पास। तो इसलिए इसमें कोई हेरा फेरी नहीं हो सकता है। और उसी दिन शाम को, जैसे मैं उम्मीदवार हूं, मुझे पता है कि कितना वोट पड़ा, सर उसी तरह चुनाव आयोग को भी पता होना चाहिए कितना वोट पड़ा। और उसके बाद अगर आंकड़ों में फर्क पड़ा है, तो उनको एक इसके लिए कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि ये क्यों हुआ। जो एक्सप्लेनेशन चुनाव आयोग ने दिया है, वो मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसने चुनाव कराए भी हैं, चुनाव लड़ा भी है, मैं कन्विंस नहीं हूं कि इसमें कोई, उनके एक्सप्लेनेशन में कोई जान है। वो बिल्कुल बेमानी है। नहीं चुनाव देखिए, कोई आयोग के बारे में गड़बड़िए कुछ आप देखते हैं, संभावनाएं हो सकती हैं, बन सकती हैं, ऐसा कुछ संभावना, हो। देखिए, मैं जी। मानता हूं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती है यस अगर सर। कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टीज विजिलेंट हैं, सतर्क हैं, तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती है। अब सर रास्ते में कोई ईवीएम बदल दे, रास्ते में यस सर। यस सर। अगर कैंडिडेट ने उसको, मैं जब उम्मीद लड़ता था चुनाव, यस तो सर। मैं पेट्रोलिंग पार्टी जो ईवीएम कलेक्ट करती है हर बूथ से, उसके सर पीछे मैं अपने आदमी को लगा के रखता था सर। कि तुम इनके पीछे लगे रहो, और जब तक ये स्ट्रांग रूम नहीं पहुंचे तब तक इनके पीछे लगे रहो। और स्ट्रांग रूम में मैं स्वयं रहता था देखने के लिए कि कहाँ से आया, कैसे आया। तो ये मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट ने लापरवाही बरती, तो रास्ते में वो ईवीएम बदल सकते हैं, सर रास्ते में ईवीएम बदला जा सकता है। सर। तो इसलिए इसलिए सर सावधानी बरतनी होगी कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को। नहीं तो ये तो किसी हद तक जा सकते हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो एक वोट से पार्लियामेंट में सरकार वोट, ये बहुमत खो देंगे एक वोट से। ये इस तरह के लोग नहीं हैं। तो यस सर। इसलिए इनके बारे में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बस मैं 1 2 सवालों में खत्म कर दूंगा। एक सवाल और भी बड़ा है, अभी एक बहुत महत्वपूर्ण सर हम देख रहे हैं या पा रहे हैं कि अभी पार्लियामेंट की पूरी जो सुरक्षा की व्यवस्था है, अभी तक जो है सीआरपीएफ देखता था, अब सीआईएफ के हवाले कर दिया जाना, सीआईएसएफ के हवाले, इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि आप सरकार का अंग रहे हैं, आप तो सब चीजों से वाकिफ रहे हैं, इसको कैसे आप उसको देखिएगा? क्या आपकी इस पे टिप्पणी होगी सर? मैं बहुत ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं रखता हूँ। हाँ मैं इतना जानता हूँ कि सीआरपीएफ ज़्यादा बड़ा फोर्स है सर। कंपेयर टू सीआईएसएफ, और इसलिए अगर सीआरपीएफ की निगरानी में पार्लियामेंट की सिक्योरिटी थी तो शायद ज़्यादा मजबूत थी, और सीआईएसएफ की सिक्योरिटी में उतनी मजबूत होगी कि नहीं, इस पर सवालिया निशान है, उठाया जा सकता है प्रश्न। तो क्यों सीआईएसएफ को दिया, ये सरकार के लोगों को ही पता है। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ। सर मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा कि जो यशवंत सिन्हा जी का दीर्घ अनुभव है, बहुत चुनावों के वो बहुत उसकी बारीकियों से विज्ञ हैं, तो सिन्हा साहब का एग्जिट पोल वो इस 2024 के नतीजों को लेकर क्या संभावनाएं आप देख पा रहे हैं सर? देखिए, मैं ये दावा नहीं करूंगा कि मैं
देश भर में घूमा हूँ, देश की जनता का पल्स हमने जाना है। सर। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुत लोगों से बातचीत होती रही है, यस सर, उनके यस सर। विभिन्न भागों में, और मुझे लगता है कि इस बार हवा पलट गई है। चुनाव उस तरह नहीं, उस दिशा में नहीं जा रहा है जिस दिशा में मोदी जी चाहते थे वो जाए, और इसलिए बीजेपी और एनडीए को इस चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और कोई आश्चर्य मुझे नहीं होगा 4 जून यदि यदि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बहुत दूर रह जाती है। सर, सर, हमसे बातचीत के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं। आपने हमारे लिए बेहद कीमती वक्त में से इतना सारा वक्त दिया। हम 4 पीएम आपका बहुत बहुत आभार जताता है, बहुत धन्यवाद करता हूं सर। धन्यवाद। ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आदरणीय यशवंत सिन्हा साहब, जो स्पष्ट कर रहे थे कि देश में हवा का रुख बदला हुआ है। वो जो महसूस कर रहे हैं उन्होंने, हमने कोशिश की टटोलने की, तो जो एग्जिट पोल हो सिन्हा साहब का या एग्जैक्ट पोल हो, वो साफ साफ उस और इशारा कर रहे हैं कि अब जो आ रहा है 4 जून को जो नतीजे हैं देश में बदलाव से जुड़े होंगे, ऐसी संभावनाएं आदरणीय यशवंत सिन्हा साहब ने जताई है। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम, खास चर्चा देश के पूर्व वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और अटल आडवाणी युग के बड़े नेता यशवंत सिन्हा जी से। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा आग्रह है कि ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, इसके कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर टिप्पणी करिएगा, बताइएगा हमें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।